लेक्चर नंबर 2 है। तो भाई ऐसा कि पिछली क्लास में हम लोग 6 डोमेन पर पढ़ रहे थे। आज हमें स्टार्ट करना है किंगडम मोनेरा। मोनेरा के लिए पहली एक बात मैं बता देता हूँ कि मोनेरा के अंदर मेंबर जो आते हैं वो बैक्टीरिया हैं। या तो बैक्टीरिया उनका नाम है, नहीं है तो उनको नाम बैक्टीरिया रख दिया जाएगा। मतलब जैसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी आज जानी जाती है साइनोबैक्टीरिया के नाम से। ठीक है, पहले हम लोग कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, आज कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। मतलब किंगडम में आए तो क्या कहलाए? बैक्टीरिया। और भी एग्जाम्पल बताता हूं। पहले नाम था मिक्सोमाइसिटीज, ऐसे कहते रे फंजाई, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए कहाँ आ गए? किंगडम मोनेरा के अंदर। और नाम बदल के रख दिया गया है उनका फिलामेंटस बैक्टीरिया या माइसीलियल बैक्टीरिया कहते हैं। आप उन्हें रे बैक्टीरिया भी कह सकते थे, जैसे रे फंजाई वैसे रे बैक्टीरिया। तो इस तरीके के केस बताते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। ठीक है, कौन सा सोल है ये? SOU वाला, UL वाला, आत्मा वाला नहीं है। सोल मतलब यहां पर एकमात्र। ठीक है, क्लियर? सारे मेंबर क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और मोनेरा दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम, पर्यायवाची हो गए, ऐसा कह सकते हो। तो यानी या तो नाम बैक्टीरिया है, नहीं तो बैक्टीरिया रख दिया जाएगा। सिंपल। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं यहां पे बोलना चाहता हूं इसी से रिलेटेड, जो किताब में यहां नहीं दिए, लेकिन क्योंकि हमें दूसरी जगह की जानकारी है। हमने पढ़ा है ना शुरू के टॉपिक में कि साइनोबैक्टीरिया को या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने किंगडम मोनेरा में रखा। रखने का कारण क्या था? कि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, हालांकि वो हैं क्या? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी कायम है मोनेरा के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पे बात करते हैं दैट फॉर्मरली, इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होगा। फॉर्मरली मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। और इससे रिलेटेड बात जो है ना वो आगे के चैप्टर में आएगी। आगे के चैप्टर में इससे रिलेटेड बातें आती हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग तब साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। और कोई कैरेक्टर? फॉर्मली मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाउ है साइनोबैक्टीरिया। मैंने कहा एक और एक एग्जांपल लिखूंगा। और एक एग्जाम्पल क्या होता है? एक और एग्जाम्पल को हम लोग मेंशन करते हैं जब हम लोग लिखते हैं कि साइनोफाइसी के अलावा दूसरा, सॉरी, मिक्सोफाइसी के अलावा मैंने क्या नाम लिया? ब्लू रे फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज। फॉर्मरली एक्टिनोमाइसिटीज, कॉमन नेम बोला जाएगा रे फंजाई। नाउ एज, अब नाम पड़ रहा है फिलामेंटस बैक्टीरिया। आपस में सारे लोगों को डिसाइड करना था, मुझे भी बता देना था। तैयारी करते एग्जाम की या घर जाने की, जो भी हो, है ना। क्योंकि जो नहीं आए वो कहेंगे हम तैयारी कर रहे थे। काहे की तैयारी कर रहे हैं वो?
हाँ, एग्जाम की नहीं, क्योंकि कल मौका लगेगा नहीं, कल तो सीधे भागना है। तो कपड़े खरीद रहे होंगे, डिसाइड कर रहे होंगे धोने के लिए क्या ले जाना है, धो के क्या ले जाना है। ठीक है, यही सब चल रहा होगा। हो सकता है कुछ के तो घर से फोन ही आ गए होंगे, बेटा ऐसा करियो तू जाके ये भी सामान ले लेना, इंदौर से आ रहा है तो ये ले आना है। बड़ा भाई होगा, बोलेंगे बेटा बहन के लिए ये ले आना। नहीं समझे? और बहन बहन के लिए भी लेके जाएगी, ये भी बड़ी समस्या है। कभी कभी मम्मी भी बोल देती है बेटा मेरे लिए ले आना, ले कर लो। आजकल मम्मियाँ बोलती हैं भाई, पहले नहीं बोलती थी, आजकल बोलती है तेरी चॉइस बढ़िया, तू ले आना। हमारा ये था, हमने वो पहना जो माँ बाप ने खरीदवा दिया, ये पहनना है, हाँ ओके। क्या जमता है क्या नहीं जमता है, वो अच्छा है कि पिताजी की चॉइस सही थी। ठीक है, मतलब खुद भी बढ़िया मैचिंग वगैरह बढ़िया पहनते थे, तो हमें भी सही, मतलब ऐसा नहीं कि झब्बा बना के कहीं भी चल, वैसा कोई स्थिति नहीं आई। तो इसलिए अपने को कभी ये फील नहीं हुआ कि अपन बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। डिफरेंट मतलब अलग वाले फिर डिफरेंट लगते हैं, लेवल अलग, फिर ये लगते हैं तो बढ़िया। मतलब अब देखते हैं ना अपने बर्थडे की फोटो, ऐसे छोटी वाली इतने इतने से हैं, तो सबको देखते हैं अपने आजू बाजू वालों को, फिर खुद को देखते हैं नहीं हमने बहुत सही पहने हैं। बाकियों को देखते हैं खतरनाक कलर पहना हुआ है, ये मोटा काजल, आंखें दिख ही नहीं रही, ऐसे ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं हमारे बाजू में। ऐसा नहीं है, हमने भी लगाया काजल, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया, लेकिन बड़े सलीके से लगाया गया। वो बच्चे ऐसे यूं यूं फोटो खिंचा रहे, हमारे मुंह कम से कम बढ़िया है। ठीक है, मतलब तभी सिखा दिया ऐसे, एक फोटो, उसमें यहाँ दो चोटी बनी है। ठीक है, मेरी फोटो है उसमें यहाँ पे दो चोटी बनी है। अब मैं सोचता था कि दैट मेरी बेटी है, मैं उसकी ऐसी फोटो खिंचवाऊंगा, उतने में वाइफ ने बाल ही कटवा दी उसके। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बालक है, उसके बाल, मुंडन तो हो गया, मैं सोचता हूँ कि उसके बाल लंबे करूँ, उसकी चोटी बनाऊं। उसके बाल इतने पतले हैं, इतने सिल्की हैं, तेल भी लगाते हैं तो भी उसके बाल सामने आ जाते हैं बिल्कुल, और उसको बड़ा मजा आता है ऐसे ऐसे बाल करने में। मैंने सोचा उसकी चोटी बनाऊंगा, सोचता हूँ उसकी चोटी कब बन पाएगी, इतने घने उसके बाल होंगे ही नहीं, सपने अधूरे रह गए। क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार बोलते हैं दोनों बच्चे तेरे जैसे दिखते हैं, तो मैं सोचा कि यार फोटो को रिक्रिएट किया जाना चाहिए, और रिक्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को क्या स्कूल जाने का बड़ा शौक था, वो भाई की ड्रेस थी, भाई स्कूल से आया अपन ने पहन ली। मम्मी ने कहा वाह, इस बात पे स्वेटर पहनो, चलो फोटो खिंचवाएंगे तुम्हारी। सर्दी के दिन तो ले आके फोटो खिंचवा ली। मम्मी की घड़ी पहनी हुई है यहाँ पे, लाल रंग के स्वेटर में, इतने बड़े बड़े गाल के साथ में। वो सारी फोटो सारे के सारे रिश्तेदारों में बटी, जितने भी रिश्तेदार हैं सबके घर में वो फोटो है, सारों के पास में। मतलब कई तो ऐसे हैं बच्चे हैं, मतलब मेरे सो कॉल्ड भतीजे भांजे मेरे ही, जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन उस फोटो को देखा है, कि उनके घर में कहीं में कहीं ऐसे पुराने घरों में ऐसे मिलेगा ना गांव वगैरह में, ऐसे किनारे में खिड़की के यूं लगा दिया, रोशनान में यूं ऐसे फंसा दिया, तो ऐसे लगी हुई है कहीं पे। तो कई सारे फिर बोलते हैं वो जिसकी फोटो थी ना, ये है वो। अच्छा, आपके तो कितने बड़े बड़े मोटे गाल। मैंने कहा तो भाई वैसे थोड़ा ना रहेंगे। तो एक्टिनोमाइसिटीज नावेस फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया हुआ है। हम कहते हैं यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ना जिसे लिखा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चल मतलब निकालते हैं। अबंडेंस को दो तरीके से पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अबंडेंस को हम, यार ये दिखेगा नहीं सफेद, अबंडेंस के लिए ना दो शब्द होते हैं, या दो तरीके की मीनिंग निकाले जाते हैं अबंडेंस के लिए। अबंडेंस के लिए ये जो दो मीनिंग निकाले जाते हैं उनमें से एक मीनिंग समझो पहले, नंबर में ज्यादा होना एक्चुअल में, और दूसरा होता है ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि
कोई चीज ज्यादा दिखती है तो वो ज्यादा नंबर में भी होगी। बात समझ में आई? मुझे दिख रही है, अब जैसे पक्षी होते हैं, जब वो सुबह जा रहे होते हैं घर से निकल के खूब सारे इकट्ठे, शाम को हम लोग देखेंगे कि इकट्ठे जा रहे हैं। इंदौर में नहीं दिखेगा, जहां पर भी पानी वगैरह वाली जगह होगी, तालाब होगा या नदी वगैरह होगी ना, वहां पे ये चीजें बड़ी कॉमन है देखना, कि आप सारे बर्ड्स की फ्लाइंग जो है वो एक डायरेक्शन में देखेंगे सनसेट या सनराइज के टाइम पर। ठीक है, तो ये जो होता है, मतलब ये क्या कह रहा है, उस समय बर्ड्स ज्यादा दिख रहे हैं, उतने हैं नहीं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस होता है इसे, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, या ये कहिए इकोलॉजी में पॉपुलेशन की काउंटिंग के समय, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। और दूसरा होता है कि वो वाकई में कैसे हैं, ज्यादा। ठीक है, मान ले सड़क पर Hyundai क्रेटा ज्यादा दिखती है, लेकिन ज्यादा तो गाड़ी मारुति की है। समझ गए? बस, कितना सिंपल सा था। तो वन इज एक्चुअली अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कि मुझे ज्यादा दिख रही है, और दूसरा है कि वो ज्यादा है। सिंपल। तो ये ज्यादा है, इसका प्रूफ कैसे, नंबर के टर्म्स में पता लगता है कि हमने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो उसके अंदर ये कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। हाँ, अगर एक मुट्ठी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया तो तुम्हारे और मेरे बीच में तो यहाँ हजारों होने चाहिए। दिख नहीं रहे ना? बस, मैंने क्या कहा, ये वैसे भी देख के बताने वाली बात नहीं थी। जैसे अपन ने कार का एग्जाम्पल लिया है, पक्षियों का एग्जाम्पल लिया, वो दिखे, ये तो दिखे भी नहीं, लेकिन इनके नंबर फिर भी कैसे हैं, ज्यादा। तो इट इज आउट द नंबर्स, दे आर मोर इन नंबर्स एज कंपेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सवाल ये आता है कि दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता कौन कौन है, ये भी तो अपने आप में चीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसे गिनेंगे, तो हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर गिनेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब होंगे बैक्टीरिया खुद। ठीक है, अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि यूनिसेल्युलर, ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। अभी बोला ना, ये देख फिलामेंटस, ये मल्टी सेल्युलर है, साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेल्युलर है, लेकिन क्या है, प्रोकैरियोटिक, इसलिए यहाँ रखा है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिसेल्युलर होगा, वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। डेफिनेशन बता रहा हूं, माइक्रोब्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की डेफिनेशन को सुन लो। यूनी नहीं तो मल्टी सेल्युलर, प्रो नहीं तो यूकैरियोटिक, कैसे भी हो सकते हैं दोनों में से एक बात। ठीक है, इवन ए सेल्युलर भी हैं। ए सेल्युलर मतलब जो सेल नहीं है, कौन, वायरस। ठीक है, यानी वो बाद में, पहले एग्जांपल बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएंगे। मार्केट में मशरूम मिलता है 40 रुपए 50 रुपए का एक पैकेट, वो भी काय में काउंट होता है, माइक्रोब। बताइए, इतना बड़ा मशरूम, बल्ब बराबर, और क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब। ठीक है, क्योंकि उसका किंगडम किस में इंक्लूड हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पर। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एग्जाम्पल में और नाम लिख सकते हैं हम लोग, वायरस। ठीक है, ऐसा कुछ। माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ये मालूम है कहां से लिख रहा हूं ये लाइन, सोचो कहां होगी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जरूरत यहां है। ठीक है, लिखी आगे, वहां रिवाइज करवा रहे थे ना वो, इसीलिए कि तुम 11th का भूल गए होगे, तो हम दोबारा से बताते हैं। तो ये इस तरीके, बैक्टीरिया, फंजाई है, वायरस, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एटसेट्रा, ये खत्म नहीं हुए। ये सोचो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल का मतलब क्या होगा, एनिमल किंगडम तो सबके सब मल्टी सेल्युलर और विजुअल होते हैं ना, सब दिखते हैं, प्रोटोजोआ, राइट। कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा। तो तुम्हारे सामने मोनेरा का एग्जाम्पल लिखा है, किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, वायरस किसी किंगडम में नहीं आता, किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल लिखा है, समझे। और नीचे में लिखता हूं, आइदर
सेलुलर, या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन सेलुलर। आप ए सेलुलर भी कह सकते हो। वायरस के चक्कर में मैंने क्या लिखा है, नॉन सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब आएंगे। तो ये बताना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं। बाकी अब आप ये समझ गए, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रीजन में लिखेंगे 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, इस बेसिस पे ये लाइन लिखी। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये रीजन मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, या फिर उल्टा लिखूं कि वो 100 ऑफ बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में आते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या डाउट? आंसर 1 है या नहीं है? थोड़ा ट्राई मारना, पता लग जाएगा। लिखा हुआ है मेनियार पैरासाइट। पैरासाइट ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेटरोट्रॉपिक होता है? हेट्रोट्रॉपिक। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के डिकम्पोजर? कंज्यूमर बेटा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। वो ऐसी जगहों पर रह सकते हैं जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म नॉर्मली नहीं रह पाते हैं। इसके रिगार्डिंग एडाप्टेशन बाद में लिखेंगे। ठीक है, हमने एक्सट्रीम कंडीशन किसे माना है, जहां हम नहीं रह सकते वो जगह एक्सट्रीम मानी है। दूसरा ऑर्गेनिज्म तो अपने हिसाब से रह सकता होगा। जिस टेम्परेचर में हम नहीं रह सकते उसे हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर मानते हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाए ऐसी पीएच को एक्सट्रीम पीएच मानते हैं, चाहे अल्कलाइन हो चाहे एसिडिक हो। जो सॉल्ट हम टॉलरेट नहीं कर सकते उसे हम एक्सट्रीम सैलिनिटी मानते हैं। क्लियर? ये सब एक्सट्रीम हैबिटाट में आते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसी सारी जगह पर भी है। तो इन कॉमन बैक्टीरिया के अक्रेंस के लिए एक वर्ड, बैक्टीरिया के अक्रेंस के लिए 1 वर्ड, एक शब्द में बताना हो। तो यह तो ऐसा लग रहा है जैसे वह हर जगह है। आप इमेजिन करिए किसके बारे में पूछना है, वहां पर बैक्टीरिया निकलेगा। सर पर है, हाथ पर है, यहां तक कि डेटोल से हाथ धोने पर भी 99.9% मर गए, लेकिन फिर भी 0.1% है। जिस पानी से हाथ धोए उसमें तो है, साबुन में नहीं होंगे तो क्या हुआ? ठीक है, जिस टॉवल से हाथ पोंछोगे फिर सुखाने के लिए उसमें भी तो है। फिर जिस पानी के गिलास में, सेम। बैक्टीरिया हर जगह, उसके लिए हम लोग वर्ड कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र कॉस्मोपॉलिटन। या कॉस्मोपॉलिटन की जगह हम लोग कहते हैं यूबी क्विटस। या इसी के लिए और वर्ड भी कह सकते हैं जिसमें आएगा ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल अकरेंस। हर जगह, वैक्यूम को छोड़कर सारी जगह, गर्म में, ठंडे में, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में, बिना सॉल्ट में, सब, एवरीवेयर। बस कुछ केसेस में मुझे पता है कि बैक्टीरिया कम होता है, मैं वो यहां नहीं लिखूंगा, कुएं में, बोरवेल के पानी में। ठीक है, वहां पे बैक्टीरिया के होने के चांसेस कैसे हैं, कम। और वो अलग बात है, आजकल का ट्रेडिशन ही चेंज हो गया, जाके लोग कुएं में कूद जाते हैं, उसमें तैरते हैं। लेकिन एक्चुअली कुएं के पानी के अंदर बैक्टीरिया मिनिमम होते हैं। राइट? ओपन वाटर बैक्टीरिया के लिए ज्यादा कंटामिनेटेड है। नदी तालाब में इन सब जगह पर बैक्टीरिया ज्यादा होगा। ठीक है, और शायद यही एक कारण भी है कि हम लोग आज भी वाटर टैंक जो बनाते हैं वो जमीन के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं जगह बचेगी। लॉजिक क्या था? गहरे पानी में यानी जमीन के नीचे वाले पानी में बैक्टीरिया का कम होना, और लोग कुएं से पानी निकालते थे, तो इसलिए टैंक अगर ऐसा कुछ बनाना है तो उसी के लेवल पे रखेंगे ताकि पानी वहीं पर ही रहे। अब अलग हो गया, अब पानी का टैंक बनाया, ऊपर से गाड़ी पार्क कर दी। अब नीचे टैंक बनाने का कारण है कि जगह बचेगी, लेकिन एक्चुअल में पानी वहां साफ होता है। बोरवेल के पानी में बैक्टीरिया कम होंगे, जबकि जो नगर निगम की सप्लाई आती है, अगर सब ठीक रहा तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ एक होगी, बैक्टीरिया। ठीक है, और पानी जो कुएं से निकलेगा उसकी प्रॉब्लम होगी सेलाइन,
मतलब उसकी हार्डनेस, राइट। तो कुएं के पानी के लिए आरओ यूज करना चाहिए, नगर निगम की सप्लाई के लिए यूवी या ओजोन यूज करनी चाहिए पानी को साफ करने के लिए। अगर घर में दोनों ही चीजें साथ लगी हैं तो क्या बात है। वैसे भी हम सरकारी सप्लाई पे भरोसे नहीं रह सकते कि वो कितना बढ़िया आता होगा, कहाँ कहाँ से आता होगा, नहीं कहाँ कहाँ से, हाँ कहाँ कहाँ से होकर आता है। आप पूछो हर पानी पूरी वाले से, पानी अरे भैया नल से भरते हैं, ठीक है। किसी भी पानी पूरी वाले से पूछोगे वो बोलेगा नल से पानी भरते हैं, मतलब जो इंदौर नगर निगम दे रहा है हम वही पानी भरते हैं। फिर टेस्ट करेंगे तो पानी में निकलेगा साल्मोनेला, ठीक है। और रुपेश सर से पूछना वो बताएंगे, ठीक है। बोलते भोला राम से लेकर हमने इस कॉर्नर तक जितने भी पानी पूरी वाले थे सबके सैंपल कर दिए थे, सबके सैंपल में कॉमन, हाँ तो है कॉमन है साल्मोनेला का आना, कोई बड़ी बात थोड़ा ना, यूजुअल है। उसी से होता है क्या, टाइफाइड, वाटर बॉर्न डिजीज है भाई। चलिए अक्रेंस के बाद में आता है मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स। मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स मतलब 4 कॉमन शेप्स हैं जिनके शेप अलग अलग हो, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो गए, डाइवर्स। 4 कॉमन शेप होते हैं, याद आ रहा हो तो हमने एक पढ़ा था ये रॉड शेप। अच्छा रॉड शेप वाले क्या है, स्पोर में भी हो सकते हैं, यानी स्पोर भी बना सकते हैं। ये जो मैंने बनाया है वो स्पोर है, इसके बाहर उससे निकलता हुआ बैक्टीरिया, ये स्पोर है। ये है रॉड शेप, रॉड वालों के लिए नाम लगता है बेसिलस। दूसरा ये सर्कल बना रहा हूं, अकेले अकेले हो सकते हैं, चेन हो सकती है, ऐसा। और जब ऐसी चेन वगैरह होगी तो हम लोग बोलते हैं ये कैसे होंगे, स्पेरिकल। स्पेरिकल को लिखते हैं कोकस। पहले भी पढ़ चुके हैं जब प्रोकैरियोट पढ़े थे, तब भी मैंने बताया था बेसिलस यानी सबसे कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसा है, रॉड शेप। सेकेंड मोस्ट टाइप कौन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन स्पेरिकल होते हैं। बेसिलस मोटाइल नॉन मोटाइल कुछ भी हो सकता है, कोकस हमेशा कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, यह हमेशा नॉन मोटाइल है। जैसे आज सुबह 121 में ज्यादा बच्चे थे, उतने तक मैंने कहा गजब है भाई, बहुत ज्यादा आए हो। फिर बोलते सर मंडे को क्या होगा, मैंने कहा मंडे को मेरी क्लास नहीं होती। सर ट्यूसडे को पढ़ाओगे क्या, मैंने कहा हाँ सर, लेकिन मैं क्या, सर बाकी फिजिक्स के सर, केमिस्ट्री के सर तो नहीं है। मैंने कहा मैं तो हूँ सर, हम भी नहीं है। मैंने कहा मत हो। इसको आके पढ़ाऊंगा, अबे ये, मैं कहा इसको आके पढ़ाऊंगा देख लेना, काउंट तो करनी पड़ेगी ना यार, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे। ऑलवेज नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजेलेटेड। और एग्जाम्पल में बात करते हैं इसके अलावा, ये है कॉमा शेप, विब्रियो। फिर एक एग्जाम्पल और जो है दैट इज, यहां पर ऐसा बना रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों, मतलब उन्होंने आपसी सहमति कर ली है कि सर ट्यूसडे को आप भी मत आओ, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये ठीक है। अगर कोई नहीं आए तो खूब सारा एक ही क्लास में पढ़ा के रिकॉर्ड कर दो, सिलेबस तुरंत आगे। ये भी नहीं बोलेंगे कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। ये स्पाइरल है, इसको लिखते हैं स्पाइरेलम।
विब्रियो जो होगा वो हमेशा ही एक फ्लैजेला वाले हैं, यूनी फ्लैजलेट। ये 4 शेप हो गए, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। डन। तो एक लाइन आती है जिसमें लिखा है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट फिजियोलॉजिकली दे आर कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बाद में समझते हैं, पहले स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर इन सिंपल का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर इज सिंपल का मीनिंग होगा, एक लाइन बोल, सेल का टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, पार्टीशन होता है? नहीं। तो इसका मतलब है सेल को देखोगे तो कुछ भी साफ, हम लोग कह रहे हैं सब साफ सुथरा एक तरफ क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी आप ये कह रहे हो कि सब कुछ फैला कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या है? क्लियर है। इसलिए स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सिंपल, सादा। पार्टीशन होता तो कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब हुआ सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक। राइट, पिछली क्लास में ये टेबल था और मैंने कहा था ये कैरेक्टर्स हैं, बेसिक या बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ क्या है? कैरेक्टर। मैं अगर ध्यान से देखूं, यहां लिखा है एक फीचर जिसका नाम है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है? सेलुलर।
प्रोटिस्टा में भी क्या लिखा है, सेलुलर। बाकी जगह मल्टी सेलुलर वर्ड है, उधर टिश्यू लिखा है वो भी मल्टी सेलुलर हुआ, आगे टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये तो ऑब्वियसली क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। ये सेलुलर लिखा है। ध्यान से देखें, इसका मतलब मैं यहां पे क्या निकालूं, इसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर। देखो लिखने का तरीका, सेलुलर बॉडी टाइप, सेलुलर बॉडी टाइप मे बी सब मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। अब आप बात समझ में आई आपकी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सेलुलर से यहां पे, सब मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। कुछ मेंबर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, चल गेस कर ऊपर वाला सेलुलर क्या कहना चाह रहा है, यूनी या मल्टी सेल्ड। लिखी हुई बात से समझो, जरूरत है भाई, लिखी हुई लाइन से समझिए कि सेलुलर का मतलब क्या होगा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। लेकिन प्रोटेस्टा में भी लिखा है ना, प्रोटेस्टा में सिर्फ कैसे होते हैं, यूनी। समझ गए, सेलुलर लिखा, फिर क्या लिखा हमने, मे बी सम मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, वो सब मेंबर्स में नाम आ रहे हैं ना, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोला, राइट। तो ये समझिए सेलुलर में ये कहना चाह रहे थे शायद यूनी सेलुलर। परफेक्टली तो ये बोलूंगा सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से बना हो, लेकिन ऑथर यानी लेखक की मर्जी कि वो किसी शब्द का इस्तेमाल किसी जगह पर किस तरीके से करता है। समझ में आ रही है बात। मैं अगर ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल करूं तो मैं वो फिजिक्स वाली ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रेविटी मतलब जिसको हिंदी में बोलेंगे गरिमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अपने औकात के हिसाब से बात करो, वैसा कुछ हैसियत। मैं यहां पे ग्रेविटी का मतलब ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ग्रेविटी से गिर के बात मत कर, मतलब स्तर से नीचे मत जा। बात समझ में आ रही है। ये तो ऑथर पे डिपेंड करता है ना कि वो शब्द को किस पर्सपेक्टिव में लेना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि, उसे कहते हैं भावार्थ, अर्थ नहीं, भावार्थ कहते हैं। समझ गए, हमें वो जानना चाहिए। तो यहाँ पे वो सेलुलर का मतलब कहना चाह रहा होगा यूनी सेलुलर। ज्यादा कॉमन जो होते हैं उसे ही कैरेक्टर में लिखते हैं, जो कम कॉमन है या फिर जो सब में नहीं मिल रहा है उसे कैरेक्टर में थोड़ा ना लिखूंगा, उससे अलग से लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ और मिलेगा क्या। तो हम लोग कहते हैं अगर कोई मल्टी सेलुलर भी होगा ना तो नॉट डिफ्रेंशिएटेड, उसमें सर पैर का आता पता नहीं है। डिफ्रेंशिएटेड मतलब जब बॉडी पार्ट्स बताए जा सकें, इधर कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते। चलो अगली लाइन आ रही है, लिखा है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्या मतलब होगा इसका, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यार बिहेवियर का मतलब होता है फिजियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे बिहेवियर का पर्पस क्या है, फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी मतलब जैसे बिहेवियर, मैं कहता हूं मैंने खाना खाया, मैं खाना डाइजेस्ट करूंगा, ये मेरी फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे मैं खाना डाइजेस्ट करता हूं उसमें जिस तरीके के एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया में भी एंजाइम वैसे ही होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल नहीं हुई तो क्या हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम तो वही हैं जो हमारे हैं। मतलब स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन हरकतें करने का तरीका हमारे जैसा है, इसलिए क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में लगने वाले एंजाइम्स या मेटाबॉलिक पाथवे उसी तरीके के होते हैं जिस तरीके के किसी हायर ऑर्गेनिज्म में होंगे, इसलिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। हर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होगा, हर एक। जटिल, समझना मुश्किल, ये कैसे कर पा रहा है भाई, हमारे अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में फंक्शन होते हैं, ये अपने अकेले एक ही साइटोप्लाज्म में सारे काम निपटा लेते हैं। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो जो लिखा है उसका वैसा मतलब निकालना आना चाहिए, वही रिफ्लेक्ट होगा। द एंजाइम्स इन मेटाबॉलिक पाथवे
आर लाइक हायर ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे आपके हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल है। दोनों में क्या है? डीएनए। कॉपी को रेप्लिकेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन आगे ट्रांसलेशन होता है। प्रोसेस का नाम बदला क्या? नहीं। तो ये वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कौन बिहेव करता है? हायर ऑर्गेनिजम्स। एक लाइन से उसका मीनिंग आ जाता है। ये लाइन को याद रखने में बड़ा काम का है। ठीक है, मैं तो मैच द कॉलम बनाऊं, लिखूंगा क्या? अकरेंस, मैच में ढूंढो, कॉस्मोपॉलिटन। दूसरा करेक्ट होगा मॉर्फोलॉजी, ढूंढो, डाइवर्स। तीसरा पूछूंगा मैं क्या? स्ट्रक्चर, ढूंढो, सिंपल। लिखूंगा सेल टाइप, ढूंढो, प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनाइजेशन, ढूंढो, सेलुलर। ठीक है, इतना लंबा मैच द कॉलम बन जाएगा। फिर अगला लिखूंगा बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स। ओके, इस तरीके से। नाइट्रोजन साइकिल सुना है कभी? सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल सुना है? हाँ। अब वाटर साइकिल को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जोड़ के नहीं दिखाते, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे। ठीक है, जो मिनरल एलिमेंट होते हैं, मिनरल एलिमेंट, वाटर नहीं, मिनरल एलिमेंट जो होते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्रॉस करते ही करते हैं, इसलिए उनका जो रिसाइकलिंग होता है उसे कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट रिसाइकल। ठीक है, और उसका इसी तरीके से लिविंग और सॉइल दोनों का लेना देना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग हैबिटेट दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, तो उसे बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। उसके अंदर अलग अलग स्टेप है, और पता है उनके सारे स्टेप के अंदर कौन इन्वॉल्व होंगे? बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग स्टेप के नाम लिखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। इस तरीके के स्टेप के नाम है। ये चारों तरीके के स्टेप जो होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में आते हैं। इन चारों में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ये कितना गजब है, एक नाइट्रोजन साइकिल, उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व, और हर तरीके के रिएक्शन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व। तो यानी वो मेटाबॉलिकली कैसे हो गए? डाइवर्स, ये अलग अलग तरीके के रिएक्शन दिखाने वाले। वैसे खाने यानी न्यूट्रिशन के टर्म में भी, ठीक है, हम लोग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेटरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन डाइवर्स तो दो से ज्यादा के लिए बोलो ना कुछ, तब मजा आएगा। तो ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप अकेला बोल के मैं डाइवर्स साबित करूं एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन लॉजिकली थोड़ा ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जब हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो लोग, सुनिएगा। बैक्टीरिया शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया ने क्या शो किया है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो की है। और जब वो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है ना, तो उसका मीनिंग जान लेना भाई। इस मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीनिंग समझे, ये यहां बता देता हूं। हमने जैसे लिखा स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल, आगे की लाइनें भी यहां से रिलेट करेंगी। एक नाम लिखता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? अमोनिया में। अभी रुकना है ना, एग्जाम्पल बताऊंगा। दूसरा देखो, एक नाम लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। लिखा हुआ है यहां पे अमोनिया, ये आया नाइट्राइट, ये आया नाइट्रेट। और जब इनके बारे में हमने मेंशन किया तो हमने कहा इन सब के लिए अलग अलग बैक्टीरिया। कितने स्टेप हो गए? ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा। देख दोनों रिएक्शन को कंपेयर कर, नाइट्रोजन से NH3 बनना रिडक्शन होता होगा, और NH3 से नाइट्राइट या नाइट्रेट बनना ऑक्सीडेशन, है ना? कितनी वैरायटी हो गई। सेम बैक्टीरिया नहीं है, अलग अलग है, किंगडम की बात हो रही है पूरे। और देखो अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में हम लोग लिखते हैं डेड
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ता गलता ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें से अमोनिया का निकलना, इससे निकलकर अमोनिया गैस जा रही है। नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन के बाद में अगला नंबर आता है जिसे मेंशन करेंगे डी नाइट्रिफिकेशन। यहां पे मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन था, अब मैं वो नहीं पूछता, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, वही सिलेबस से उड़ा दी गई है। क्यों पूछे, पूछता हूं, लेकिन सुनो। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्राइट नाइट्रेट इन सॉइल, सॉइल में जो ये चीजें इकट्ठी हुई है ना, उनको वापस किस में बदल देना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देना। चल ये बता, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अपोजिट क्या होगा? क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन का अपोजिट क्या है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा मतलब इतना ही सोचो कि यहां पे देखकर आंसर बता सको, सामने लिखा है तुम्हारे। क्या है? अलाइक थॉट प्रोसेस बड़ी जरूरी है। डीनाइट्रिफिकेशन, एक नाइट्रोजन का आना, दूसरा उसका जाना, राइट। अब बच्चे घने कंफ्यूज होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अबे जब नाम में ही लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है? बच्चे बोलेंगे नहीं सर, नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट डीनाइट्रिफिकेशन होगा ना। ना, जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो वापस लौटा दी गई, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तो बीच के स्टेप हैं भाई, समझे? ये बीच के स्टेप है, ये हैं दोनों अपोजिट। खैर अब ये है नहीं, हमें क्या जानना है इनके बारे में वो सुनो। इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये जो बैक्टीरिया होगा ना, उसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये वाले को बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये होंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और ये होंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल्स कुछ के लिखूंगा, सबके नहीं, जरूरत नहीं है एक्चुअली। जैसे इसमें नाम होता है सीडोमोनास, पूरा नाम लिखूंगा तो सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकन्स। वाह, जैसा काम वैसे उसको क्या दे दिया, नाम, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकन्स। आप केवल सीडोमोनास लिख लीजिए, सफिशिएंट है। नेक्स्ट, यहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया तो बहुत है, फ्री हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, तमाम टाइप के हो सकते हैं। इसलिए इधर एग्जाम्पल लिखना मतलब जबरदस्ती की मेहनत करना। आगे ना एक चैप्टर है, उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उधर इनके ढेरों एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, वहां के लिए छोड़ दें। ठीक है, ये जरूर मैं बताऊंगा, 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है। ये 1 नंबर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, 2 नंबर, सॉरी, 1 नंबर नाइट्राइट बैक्टीरिया, 2 नंबर नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रोजोमोनाज, नाइट्रो बैक्टर, ठीक है, नाइट्रोजोमोनाज है और नाइट्रो बैक्टर। ऐसा नहीं मैं बिना मतलब के तो लाइन लिखाने से रहा, इतनी मेहनत किसी कारण से कर रहा हूं मैं, मेरा ही स्वार्थ है इसमें। आगे का असर्शन रीजन बनेगा, तुम तुरंत आंसर दे दोगे उसका। ठीक है, हम लोगों ने नाम दिए इनके, मैंने कहा भी आपको, इनको कॉमनली कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, समझे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के और भी टाइप होते हैं, हम बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं। इसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए।
डन है? हो गए? नीचे भी कम है, मुझे पता होता तो दोनों इकट्ठा करके नया टॉपिक पढ़ा देता एक साथ, एक चैप्टर खत्म। एक बार में आर पार हो जाता मामला। हाँ, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि दैट बैक्टीरिया शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखा ही है, राइट? हमने पीछे अभी इसका एग्जाम्पल देखा। और कहते हैं सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया? कुछ। मैं शुरू से बोलता आया हूं कि आपको ऐसे सारे वर्ड क्या करने चाहिए, बॉक्स में अंडरलाइन करने चाहिए, जहां पर भी कंपैरिजन जैसी चीजें बने। जबकि मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये कह रहे हैं कि सारे बैक्टीरिया या ज्यादातर बैक्टीरिया को हेट्रोट्रॉप क्यों बोल रहे हैं, मतलब समझना। ऑटोट्रॉपिक के लिए वर्ड लिखा जाता है प्रोड्यूसर, ठीक है? हेट्रोट्रॉप में दो नाम आएंगे, एक का नाम होगा कंज्यूमर और दूसरे का नाम होगा डिकम्पोजर। तो ऐसा नहीं कि हेट्रोट्रॉप में दो कैटेगरी आ रही है इसलिए वो ज्यादा होंगे, ना ना, ऐसा नहीं है भाई। इनके मीनिंग समझिए, इसके क्या मतलब होते हैं वो जानते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बात करते हैं, ठीक है? पहले मीनिंग समझो। प्रोड्यूसर का मतलब है कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बदल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक। और इधर कंज्यूमर की बात करते हैं तो इट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही बदलते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, उस तरीके के एग्जाम्पल। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, इसमें जो पैरासाइट होते हैं या प्रीडेटर होते हैं वो इसी में आते हैं। हम कौन होंगे इनमें से, हम लोग प्रीडेटर हैं भाई, ठीक है? अपने से लोअर वाले को खाने वाले प्रीडेटर और अपने से बड़ों को सताने वाले पैरासाइट, ठीक है? क्लियर? प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया कॉज कर लिया।
हम बड़े ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम मामूली फिर भी। तो ये यहां पर कौन आ जाएगा प्रोड्यूसर के अंदर, जो सिंथेसिस खुद करते हैं, इनमें आ जाएगा फोटो सिंथेटिक मेंबर या फिर कीमो सिंथेटिक मेंबर, या आप फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप ऐसे भी नाम दे सकते हैं। डिकम्पोजर समझिए, डिकम्पोजर समझने की मैं जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं डिकम्पोजर में क्या आ जाएगा, डिकम्पोजर में मेंशन करते हैं इट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक, यही रह गया था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। इन्हीं के लिए नाम दिया गया है। साथ में बोल रहा हूं प्लांट एनिमल मिला के क्या बोलेंगे, सेप्रोबिक, या बोलोगे ओज्मोट्रॉफ। आगे इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल है, दोबारा डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डन है।
तो हमने कहा कि भाई अगर हेट्रोट्रॉपिक ज्यादा है तो कौन से वाले मेंबर ज्यादा हैं। ठीक है, यहां देखो लिखते हैं कि जो डेड डिकेइंग पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। अब कंज्यूमर या डिकम्पोजर, इनमें से कौन से ज्यादा हैं जिस कारण से हम हेट्रोट्रॉपिक को ही ज्यादा मान रहे हैं। क्या लिखा है? मेजोरिटी आर हेट्रोट्रॉप्स, ज्यादातर मेंबर हेट्रोट्रॉप्स है, ऐसा लिखा है। अगर मैं इसको सही मानूं तो मुझे ये देखना होगा कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअल में ज्यादातर बैक्टीरिया जो होंगे वो डिकम्पोजर है, इसलिए ज्यादातर बैक्टीरिया क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक असर्शन। और कहते हैं द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। रीजन, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक है और डिकम्पोजर्स रिलेट हो गया, क्लियर कट है, समझने में आसानी है बिना किसी डाउट के। ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया बड़े काम के हैं भाई, मैंने बताया ना कि डिकम्पोजर जो होंगे मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल में भी काम करते हैं, मेक अवर एनवायरनमेंट जर्म फ्री। हम जो दही जमाते हैं उसमें डिकम्पोजर बैक्टीरिया है। कई सारी एंटीबायोटिक बनाने में फर्मेंटिव एक्टिविटी करने के लिए कौन चाहिए? बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। अभी हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर आइदर, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के दो टाइप हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या? पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एनिमल्स। अच्छा, प्लांट में तो एग्जाम्पल बताओ, डिजीज कॉज कर रहा है, नाम लिख रहा हूं सिट्रस यानी नींबू संतरे वाले, कैंकर, डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। एनिमल के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकेंगे, तो उनके नाम बता देते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने साल्मोनेला वाला, टाइफॉइड, क्लॉस्ट्रीडियम कॉज करे, टेटनस। ठीक है, और एक और हो सकता है, ये भी पानी से ही फैलेगा, कॉलरा, हिजा। ये हो गया पहला केस, दैट बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। दिस इज वन। द सेकेंड, दूसरा टाइप सुनिए। डिकम्पोजर्स और सेप्रोफाइटिक। डिकम्पोजर है या सेप्रोफाइटिक है? तो जिससे मैं डिकम्पोजर या सेप्रोफाइटिक बोल रहा हूं तो उसकी तारीफ में भी तो कुछ लिखें, क्या बेनिफिट है, क्या सारी चीजें हैं वो जान लो। हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, मैं इतना लिखूंगा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, वो नहीं लिखते हैं। हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, बस उतने पे ही छोड़ दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है।
डन। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो हैं, एक है फोटोसिंथेटिक और दूसरे कीमोसिंथेटिक। अपन नहीं पढ़ रहे यहां, जहां जरूरत आएगी वहां पढ़ेंगे, इधर पे क्लासिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं। बैक्टीरिया में बायोकेमिकल कैरेक्टर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। बायोकेमिकल कैरेक्टर्स मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स के कैरेक्टर है। डीएनए फिंगर भी बायोकेमिकल एविडेंस होगा, ठीक है। वैसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एवोल्यूशन के बेसिस पे भी प्रिमिटिव और एडवांस्ड है। हम कहते हैं इनके अंदर कुछ चीजें अलग अलग हैं, है तो दोनों कैसे सेल? प्रोकैरियोटिक, दोनों ही प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। पर जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो कहता हूं कि भैया ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में दो अलग अलग ग्रुप कैसे बन गए, तो वो डिफरेंसेस मुझे मालूम कर लेने चाहिए। जैसे कहते हैं कि यार इनके अंदर सेल वॉल तो है ही, इनके पास सेल वॉल तो होगी, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसे कहते हैं स्यूडोम्यूरिन, जिसमें होती है दो चीजें, मेडअप ऑफ NAG, इसका नाम तो जानते हो शुरू से ही, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन कहते हैं। एंड दूसरा कंपाउंड होता है उसका नाम है एन एसिटाइल एटो सेमी यूरोनिक एसिड। और यू बैक्टीरिया जब डिफाइन करें तो वो कैसे, तो कहते हैं यू बैक्टीरिया को डिफाइन करने के टर्म में मेंशन किया जाता है, ये बना होता है सेल वॉल में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से। तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है या म्यूरिन है? सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भैया म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या चीजें होती हैं? दो नाम, NAG एंड NAM। NAM का नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सेल वॉल पढ़े, बैक्टीरिया में मेंशन्ड है। इधर क्या कॉमन हुआ बता, दोनों में क्या कॉमन है? NAG, नाग दोनों जगह कॉमन है। दूसरा सुनो, दूसरा कैरेक्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन ही होती है सब जगह, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां लिपोप्रोटीन तो है, लिपिड ने कुछ गड़बड़ करी है। लिपोप्रोटीन ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में लिपिड का कुछ एम्बियंस अलग है। यहां मिलते हैं ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड, फॉर्म इंटर लिंक्स, आपस में जुड़ गए, हेंस लिपिड मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। लो यहां पे लिपिड मोनोलेयर बन गई, ठीक है, जबकि होती कैसी है लिपिड बाइलेयर, यहां मोनोलेयर दिख रही है। इसको लिखो हेंस अपीयर, वो ज्यादा ठीक है। हेंस अपीयर एज लिपिड मोनोलेयर। यहां पर लिपिड बाइलेयर यूजुअल है। तीसरा जानिए, नहीं रे, तीसरा फीचर सुनिएगा, एक्सॉन्स तो है, होना भी चाहिए, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में एक्सॉन्स किसके साथ होते हैं? विद इंट्रॉन्स। कुछ याद आया? क्या लिखा था? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी।
और यहां मेंशन करता हूं ओनली एक्सॉन्स। अरे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हम कहेंगे हिस्टोन नहीं है, प्रोकैरियोट है ना भाई, जो कॉमन है वो यहां लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो यहां कहता हूं हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है, हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है। और यहां होते हैं पॉली अमाइंस। मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है बोलो? मेजर क्राइटेरिया या मेजर कैरेक्टर दोनों को अलग करने के लिए 16S RRNA के लिए जीन का सीक्वेंस अलग अलग है, तो 16S RRNA का भी सीक्वेंस अलग अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर डेंसिटी 16S रहेगी। मेन डिफरेंस आर्की और यूबैक्टीरिया में 16S RRNA का पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आर्की और यूबैक्टीरिया को। कॉमन कैरेक्टर्स लिखे हैं, डिफरेंसेस मेंशन्ड है। डन है। नेक्स्ट क्लास में यूबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, समझ गए? एक बार रीड लगा कर आइए, मतलब मंगलवार। तुम कैसी भी मुंडी हिलाओ, मेरे को यही कहना है, समझ गए? हमारी कुछ बातें फिक्स है।
आज का टॉपिक रहा किंगडम मोनेरा जनरल कैरेक्टर्स।